नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल ढाका विश्वविद्यालय के भाषण के एक अंश को लेकर के भारत में जिस ढंग से उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, उस पर अनर्गल प्रलाप किए गए, जिस ढंग से ट्विटर पर उसको ट्रेंड कराया गया और कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शर्मा जी ने जिस प्रकार उस पर बयान दिया, वो हतप्रभ करने वाला है। ऐसी स्थिति के लिए शब्द भी ढूंढने मुश्किल है कि आखिर विश्लेषण कैसे किया जाए। हमारे देश में इस विषय पर अभी तक एक आम सहमति रही है कि राजनीति भारत की सीमाओं के अंदर होगा, सीमा के बाहर राजनीति नहीं। सीमा के बाहर जो भी गया वो भारतीय है, वो किसी पार्टी का नहीं है। जो प्रधानमंत्री है वो देश का नेता है। इसलिए विदेश नीति के स्तर पर भारत में इस प्रकार से ये नई परंपरा शुरू हुई है कि विदेश से लौट के आने के बाद विदेश के दिए गए भाषणों पर और विदेश के मुद्दों पर देश के अंदर इस प्रकार से उसको नकारात्मक दृष्टि से बहस कराने की, उसमें नकारात्मक चीज ढूंढने की कोशिश होती है। अब ये तो हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी बाहर बोलते हैं करते हैं, उससे देश के बड़े वर्ग के अंदर एक रोमांच पैदा होता है, उसको उत्साह मिलता है। आप नरेंद्र मोदी के विरोधी हो, समर्थक हो, लेकिन सच तो यही है। लोगों को लगता है कि मोदी देश में भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं। लोगों को ये भी लगता है कि देशों को नए सिरे से भावनात्मक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, इतिहास में ले जा करके और वर्तमान में ला करके फिर अर्थ के आधार पर, सबके आधार पर वो भारत के साथ देशों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां उनमें से कुछ ऐसे बिंदु उठा ले आती है जिनमें सरकार को घेरा जा सके। 7 जून के उन्होंने जो भाषण दिया उसमें महिलाओं के अपमान का विषय कहां था? वो तो महिलाओं के सम्मान का विषय था। मोदी का भाषण लगभग 63 मिनट का था। उसमें वो एक पंक्ति बोल गए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना महिला हैं और महिला होते हुए आतंकवाद पर उन्होंने जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और काबू किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। अब इसमें गलत कहां है? इसमें महिला का अपमान कैसे हो गया? आनंद शर्मा जी पूछ रहे थे कि क्या मोदी ये मानते हैं कि महिलाओं में ऐसा करने की क्षमता नहीं है? ये तो महिलाओं का अपमान है। और इसके बाद कांग्रेस की नेत्रियों ने इसको लपक लिया, इस पर बहस शुरू हो गई, इस पर हंगामा शुरू हो गया और मोदी को महिला विरोधी साबित किया जाने लगा। आश्चर्य का विषय तो यह है कि स्वयं शेख हसीना के कार्यालय से यह बयान जारी हुआ कि इस भाषण को वैसे न लिया जाए, उसमें महिलाओं के सम्मान की बात थी। लेकिन अब शेख हसीना के कथन से हमको क्या लेना देना है भाई? हमको तो बाल की खाल निकालनी है। एक स्वस्थ संतुलित बयान को के हाथ पैर तोड़ करके उसको विकलांग बना करके पेश करना है। हमको तो उसमें उसको विकृत बना करके उसके चेहरे को पेश करना है, क्योंकि हम कहाँ मानने वाले हैं। हमको तो बस मोदी को महिला का विरोधी साबित करना है तो करना है। लेकिन ऐसा करने वाले शायद भूल गए कि मोदी ने जो उस भाषण में बांग्लादेश के लड़कियों के शिक्षा की प्रशंसा की, कहा कि इसमें जो आपने किया है वो मिसाल है। उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसा देश है जहां की प्रधानमंत्री महिला, जहां विपक्ष की नेता महिला, जहां विपक्षी पार्टी की अध्यक्ष महिला, और जिस विश्वविद्यालय में मैं भाषण दे रहा हूं उसकी प्रो वाइस चांसलर भी महिला। तो ये जो है, ये महिलाओं को इतना सम्मान और उसके राष्ट्राध्यक्ष बनना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये मोदी बता रहे थे कि ये केवल एशिया के क्षेत्र में ही होता है। उन्होंने भारत का नाम लिया, उन्होंने बांग्लादेश का नाम लिया, श्रीलंका का नाम लिया, पाकिस्तान का नाम लिया, उन्होंने थाईलैंड का नाम लिया और बताया कि आप जो इस समय कुछ बड़े और पश्चिम देश हैं वो हमको महिला समानता और उत्थान की सीख देते हैं, लेकिन कुछ उनमें ऐसे देश है जहां अभी भी महिलाओं को राष्ट्राध्यक्ष के रूप में स्वीकार करना कठिन है, कुछ में बने ही नहीं है। तो ये तो लेकिन हम चूंकि गरीब देश हैं इसलिए हमारी इस उपलब्धि को वो महत्व नहीं देते हैं। तो
तो इसमें तो देखा जाए तो इस पूरे क्षेत्र के महिलाओं के सम्मान में नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। लेकिन अब आप देख लीजिए, अब इसी संदर्भ में उन्होंने बोल दिया था कि प्रधानमंत्री एक महिला हैं और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जो किया है वो एक मिसाल है। तो इसमें कहां से भैया महिला का अपमान हो गया? कोई व्यक्ति जिसको राजनीति नहीं करनी हो वो इसमें महिला का सम्मान ढूंढेगा, उसकी प्रशंसा के तौर पर इसे देखेगा। लेकिन लगता है कि हम इस देश में आलोचना में विवेक और अविवेक, संतुलन असंतुलन खोते जा रहे हैं। और बस एक मैं ये मानता हूं कि देश का प्रधानमंत्री कहीं भी विदेश में जाता हो, कहीं भी जाता हो, कुछ बोलता हो तो उस पर देश में बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस तथ्यों पर होनी चाहिए। बहस हो, उसका पोस्टमार्टम हो, कोई भी देश में कुछ बोलता है उसका भी पोस्टमार्टम हो। जब पोस्टमार्टम होगा तो तथ्यों के आधार पर होगा, तो उनमें से सरकार को भी दिशा मिलती है, देश को भी दिशा मिलती है। उनमें दोनों पक्ष आएंगे, कोई एक पक्ष का समर्थन करेगा, कोई एक पक्ष का विरोध करेगा, कोई उसको सच मानेगा, कोई नहीं मानेगा। एक स्वस्थ और खुले समाज का यही लक्षण है। जहाँ बहस नहीं है, जहाँ विरोध नहीं है, वो समाज कभी खुला समाज नहीं हो सकता है। लेकिन ढाका की जो भाषण था मोदी का, उसको लेकर के जिस इस देश में जो वातावरण बनाया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो चिंताजनक है। और ऐसी पार्टी के द्वारा जो कि स्वयं को आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली पार्टी का वारिस अपने को मान रही है, या वही स्वयं को वही पार्टी मानती है जिसने देश पर सबसे लंबे समय तक शासन किया है, उसके द्वारा इस प्रकार की भूमिका निभाना ये चिंताजनक है। और इससे लगता है कि कांग्रेस अभी भी पराजय के बाद अपनी नीति, अपने नेतृत्व, अपने विचार और अपने व्यवहार को लेकर के उसको जो आत्मविश्लेषण करना चाहिए और उसके बाद पार्टी के पुनरुद्धार के लिए जो उसको आंतरिक सुधार करना चाहिए, उसमें परिवर्तन करना चाहिए, उसकी बजाय वो ऐसे ही छिछले मुद्दों और सतही मुद्दों को, जो मुद्दे हैं नहीं, उसको मुद्दा बना करके, उसको अनर्गल तरीके से पेश करके, उसको विकृत बना करके और शायद अब लोकप्रियता पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कांग्रेस के पुनरुद्धार का आधार नहीं बनेगा। सच तो यह है कि आप मोदी के समर्थक हो, विरोधी हो, लेकिन ढाका का भाषण इतना शानदार था कि उपस्थित बांग्लादेशियों की तालियां रुकने का नाम ले रही थी। एक वाक्य पर ताली रुकी नहीं कि दूसरे वाक्य पर ताली बजती जाती थी। यह 1971 की भावना को पुनर्जीवित कर भारत बांग्लादेश के लोगों की भावनाओं को बिल्कुल एक समान धरातल पर ला करके और दोस्ती और भाईचारे के आधार खड़ा करने वाला भाषण था। एक शानदार प्रस्तुति थी, तथ्यों तर्कों का सही चयन था, शब्दों का चयन भी उपयुक्त था, सब एक क्रम में थे। उनका लक्ष्य बांग्लादेश के लोगों के अंदर यह भाव बैठाना था कि भारत आपका है, आपके साथ हर मोर्चे पर खड़ा है, आपकी आर्थिक स्थिति की हमें चिंता है और हम मिलकर उसे ठीक करेंगे। हमारा भविष्य आपसी विश्वास और सहयोग में है। और वो बताना चाहते थे कि आप में वह क्षमता है कि आप तेजी से विकास कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी उदारता है कि आपने लड़कियों की शिक्षा का इतना प्रबंध किया है। आपने टेक्सटाइल में आप दूसरे नंबर पर दुनिया में पहुंच गए हैं। और भारत के लिए तो ये संतोष का विषय इसलिए है कि जिस देश के मुक्ति संग्राम में हमने साथ मिलकर के खून बहाया, जिस देश को हमने खड़ा करने में भूमिका निभाई, आज वो देश अगर दुनिया में सिर उठाकर खड़ा होता है तो हमको इससे ज़्यादा आनंद, इससे ज़्यादा गर्व किस विषय पर हो सकता है। तो ये भाषण था। उन्होंने वहाँ पाकिस्तान की भी आलोचना की, करेंसी को लेकर कहा कि बांग्लादेश को तो झूठ मूठ बदनाम किया जाता है, ये करने वाले तो कोई और है। तो वो एक पूरा भाषण 63 मिनट का जो था वो वही भाषण था जो देश एक प्रधानमंत्री से बांग्लादेश में सुनना चाहता था। उन्होंने ये बताया कि भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते मैंने जब शपथ ग्रहण किया तभी सभी दक्षिण एशिया देशों के नेताओं को बुलाया और उनकी साक्षी में मैंने शपथ लिया ये संदेश देने के लिए कि दक्षिण एशिया के लोगों को मिलजुल कर हमको काम करना है। हमको दुनिया के सामने, हमको जो हमारी जीवन शैली है, जीवन दर्शन है, उसके आधार पर दुनिया को हमको रास्ता भी बताना है।
और हमको मिल के खड़ा होना है। जब हम मिल के चलेंगे, मिल के काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करेंगे, एक दूसरे की समस्याओं और चुनौतियों से जूझने में मदद करेंगे, तो ये दक्षिण एशिया दुनिया का श्रेष्ठ क्षेत्र हो सकता है। और उन्होंने ये कहा कि इसके लिए भारत क्या कर रहा है, भारत को क्या करना चाहिए, भारत क्या करना चाहता है, हम कैसे बांग्लादेश के लिए क्या कर रहा है, आगे की हमारी क्या योजना है, जो हमने समझौते किए उससे कैसे भविष्य पैदा होगा, जो भू समझौते किए उनका क्या महत्व है, उन सबको उन्होंने समझाया। लेकिन उस पर हमारे देश में बहस नहीं हो रही है। बहस हो रही है कि उन्होंने शेख हसीना का नाम उस संदर्भ में क्यों लिया। अरे भैया, शेख हसीना को कोई समस्या नहीं है, भारत की आम महिलाओं को किसी को इसमें अपना अपमान नजर नहीं आता है, तो आपको कैसे नजर आ गया। तो मेरा तो कांग्रेस से अनुरोध होगा कि आप एक परिपक्व पार्टी, एक संतुलित सशक्त विपक्षी पार्टी की भूमिका में आइए। आप इस प्रकार से किसी अनर्गल प्रलाप से दूर होइए अपने आप को, क्योंकि इससे जो देश के विवेकशील, जो समझ बूझ रखने वाला वर्ग है, उसके मन में आपके प्रति वितृष्णा पैदा होती है। और नरेंद्र मोदी के साथ संबंध, महिला को एक संबंध जोड़ने का जो चुनाव के पूर्व आपने जिसको मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा था, लेकिन आप सीख लेने के लिए तैयार नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी कुछ भी हैं तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब आपको अगर ये पीड़ा है कि आपने जो काम किया उसका श्रेय नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, तो आपको जनता ने नकार दिया, आपको पराजित कर दिया। अगर आपके सारे काम अच्छे ही थे तो क्यों पराजित किया। आज जो सरकार है वो कर रही है, ये देश में वो श्रेय लेती ही है। आप भी जब सरकार में आए थे तो आपने पीछे के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की सरकार को क्या श्रेय दिया था। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना, सड़कों से अटल बिहारी वाजपेयी की लगे हुए होर्डिंग तक उतार दिए थे आपने। इसलिए आप मत भूलिए, आपने वही किया था। हालांकि मैं मानता हूं कि इस देश में श्रेय की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, देश सबका है, सबको मिलकर के काम करना है। और नरेंद्र मोदी कम से कम इस समय दुनिया में अगर खड़ा होकर के शान के साथ भारत की बात करते हैं। बांग्लादेश में भी उन्होंने कहा कि उसी भाषण में जिसकी आलोचना हो रही है कि दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। दुनिया में शांति जो स्थापना के काम है संयुक्त राष्ट्र में, उसमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही। संयुक्त राष्ट्र भी इसको स्वीकार कर रहा है। लेकिन जो निर्णय करना है दुनिया का, वो जो सुरक्षा परिषद है, उसमें जो 5 देश हैं, वो भारत को उसकी सदस्यता नहीं देंगे। ये कौन सी व्यवस्था है। और उसके बाद उन्होंने उंगली उठा करके कहा कि मैं कहता हूं कि आप चेत जाइए, समय बदल गया है। तो इस प्रकार से अगर कोई गर्जना करता है कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री, तो उसका विरोध करेंगे या उसकी प्रशंसा करेंगे। राजनीति में आप मुद्दों पर यहाँ विरोध करिए, उनसे लड़िए, उनकी छेचा लेदर करिए, लेकिन विदेश नीति के स्तर पर अगर इस प्रकार से अच्छे काम हो रहे हैं, बांग्लादेश में जो भाव बना है, यहाँ तक कि वहाँ के अखबारों ने इस यात्रा को हिस्टोरिक और वाटर सेट कहा है। तीस्ता नदी का जल बंटवारा पर समझौता नहीं हुआ, लेकिन वहां के अखबारों ने भारत की आलोचना नहीं की। उन्होंने कहा कि मोदी चाहते थे कि ये करें और वो करेंगे, और मोदी ने ये वायदा भी किया कि राज्य के साथ मिलकर के करेंगे, और ये बांग्लादेश ने स्वीकार किया। तो इसको कूटनीति कहते हैं। यही मनमोहन सिंह काम कर रहे थे, वो भी चाहते थे भू समझौता, उनके वो चाहते थे करना, लेकिन आप अपने समय नहीं कर पाए। तीस्ता के मामले में आपको ममता का साथ नहीं मिला, ममता आपके साथ नहीं गई, ये ममता इनके साथ गई। तो जाहिर है कि कम से कम ये तो संदेश देने में सफल हुआ ना कि भारत हमारा हितैषी है, हमारा हित चाहता है, वो नदी का बंटवारा पानी का शुद्ध रूप से करना चाहता है, हमको पानी देना चाहता है। थोड़ी उनके राज की समस्या है, लेकिन वो करेंगे जरूर। और नरेंद्र मोदी ने तो ये भी कहा कि मेरा तो मानना है कि पंछी, हवा और पानी, इसको नहीं रोका जाना चाहिए, इसको तो स्वयं बहने देना चाहिए। तो ये जो नीति और सिद्धांत नरेंद्र मोदी ने दिया है वो महत्वपूर्ण है। देश के एक एक व्यक्ति के हृदय में वो भाषण घुसा है, और वो एक ऐतिहासिक भाषण था, और वो भाषण लंबे समय तक बांग्लादेश के लोग भी याद रखेंगे,
भारत के लोग भी याद रखेंगे, इन दोनों देशों में अभिरुचि रखने वाले, दक्षिण एशिया में अभिरुचि रखने वाले वो सारे प्रमुख देश भी याद रखेंगे और उसके आधार पर दुनिया बहुत कुछ नए सिरे से सोचेगी। इसलिए मेरा कांग्रेस से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस देश की बड़ी पार्टी हैं, आप इस देश के सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी हैं। इस ढंग से जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बना करके, जो सही मुद्दा है उसको विकृत करके जो एक पेश करेंगे और अपने प्रधानमंत्री की इस ढंग से अगर आप छवि करेंगे तो दुनिया में इससे भारत की समस्या बढ़ेगी। विदेश नीति पर इस ढंग से हल्की सतही टिप्पणियां करके देश के भविष्य को और विश्व में बढ़ते हुए देश के कद को, उसके सम्मान को गिराने का काम कांग्रेस न करे। ये पूरे देश का अनुरोध होगा, मेरा अनुरोध होगा। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो भी श्रोता हमारे हैं, कि आप भी इसी प्रकार से कांग्रेस से निवेदन करें। अगर वो नहीं मानते हैं तो चाहे कोई भी पार्टी इस प्रकार से करेगी, उसका एक देश के नागरिक के नाते, सचेत नागरिक के नाते विरोध करना भी हमारा धर्म हो जाता है। और मैं कहूंगा कि कांग्रेस तुमने गलत किया है, नरेंद्र मोदी यहां सही है, और आप अगर इस ढंग से करेंगे तो आपके विरोध में इस देश की जनता खड़ी होगी। धन्यवाद।